Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about the development of dicot embryo. Now let's start. नेक्स्ट इवेंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले जो आपने पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपने देखा कि जो ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज हो जाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो इन सब का जो डेवलपमेंट होता है वो किस इवेंट के अंदर काउंट होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। आपको याद होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था कि वहाँ पे दो प्रोसेस हुई थी, एक सिनगैमी और एक हमारे क्या बना था, ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोला था? क्योंकि वहाँ पे हमारी जो सेल्स बनी थी वो 3x बनी थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हमने बोला था। तो इसीलिए हमने उस प्रोसेस को बोला था ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न में हमारे 3x सेल्स बनी थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है वो डेवलप होने के बाद एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। और आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रायो को नरिश करने का वर्क करता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है प्रो एम्ब्रियो को वो एंडोस्पर्म की वजह से ही होता है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई एम्ब्रायो सैक के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं, तब हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म। इस केस में क्या होता है कि सेल फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं एंड द एंडोस्पर्म हैज सेलुलर फॉर्म। नेक्स्ट वन इज़ हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जो होता है इंटरमीडिएट टाइप होता है, मींस कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर का भी डिवीज़न हो रहा है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो रहा है, इसलिए इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन अभी आपने पीछे पढ़ा था कि प्रो एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, या आप बोल सकते हो प्रो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये किसका वर्क होता है? एंडोस्पर्म का। तो ऐसा होता है कि जब हमारा एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है सीड मैच्योरेशन से पहले, यानी कि मतलब वो कंडीशन नहीं आती है सीड मैच्योर होने की और उससे पहले ही हमारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और उन सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो मस्टर्ड। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ एंडोस्पर्म कंज्यूम होता रहता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन के टाइम तक एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, यानी कि खर्च होता है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और उस सीड्स को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। जिन सीड्स में कंडीशन होती है उनको एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बार्ले या कॉफ़ी। ये है कि एम्ब्रायो क्या होता है, तो आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में। और सीड क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल है और ये क्या कंटेन करता है? एम्ब्रायो कंटेन करता है। और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? जाइगोट से। मीन्स जब जाइगोट सेल फॉर्म्ड हो जाती है उसके डेवलपमेंट के बाद एक जो डेवलपमेंट के बाद स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हमारा एम्ब्रायो। अब हम इसको बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक, दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो। तो इसमें आपको ये बीच का जो मिडिल पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया अबव लेवल एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिलो लेवल। जो नीचे वाला पार्ट हो गया उससे बिलो लेवल और जो ऊपर है वो अबव लेवल है। तो अबव लेवल जो पार्ट होता है वो बनाता है एपिकॉटल और ये डेवलप हो जाता है प्लूम्यूल में, जो डेवलप करता है शूट सिस्टम को। किसको डेवलप करता है? शूट सिस्टम को डेवलप करता है। और नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये बनाता है रेडिकल पार्ट और ये किस में चेंज होता है? रूट सिस्टम बनाता है ये। इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपकी रूट कैप। और इस तरीके से ये होता है लेवल ऑफ कॉटिलिडन। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अबव लेवल एंड बिलो लेवल। अबव लेवल एपिकॉटल बनाएगा, बिलो लेवल रेडिकल बनाएगा, या आप इसको बोल सकते हो हाइपोकॉटल। एम्ब्रायो का बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कौन सा होता है और मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो कौन सा होता है। डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो मीन्स कि जिसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन, और जिसमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है वो होता है मोनोकोटिलिडन। कोटिलिडन को हम हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाइकोट एम्ब्रियो जो हमारा है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक जाइगोट सेल फॉर्म्ड होती है, यही सेल आगे डिवाइड होकर किस में चेंज होती है? एम्ब्रायो में। तो जो यहाँ पे जाइगोट सेल आपको दिख रही है डिवाइड होती है और 2 सेल्स पे फॉर्म्ड हो जाती है। फर्स्ट वन इज बेसल सेल एंड सेकंड वन इज टर्मिनल सेल्स।
यहाँ पे जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होती है और जो टर्मिनल सेल है वो चिलाजल एंड पे प्रेजेंट होती है। इन दोनों सेल का डेवलपमेंट एक साथ होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ पहले बेसल सेल्स कैसे बनती है और फिर उसके बाद टर्मिनल सेल्स। तो जो बेसल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली और 7 to 10 तक के बीच में ये बनाती हैं सेल्स, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल का जो अपर पार्ट होता है वो ग्रो करता है, जिसको हम होस्टोरिया बोलते हैं। जो आपको ग्रो करा हुआ पार्ट दिख रहा है होस्टोरिया। और जो लोअर सेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अब हम अगर बात करें हम टर्मिनल सेल की, तो टर्मिनल सेल जो डिवाइड होती है वो वर्टिकली होती है। मींस कि जो यहाँ से नीचे की आपको सेल्स दिख रही हैं वो 4 सेल में फॉर्म्ड हो जाती हैं। 4 से धीरे धीरे 8 सेल बनती हैं। इसमें 8 सेल में 2 टायर्स बन जाते हैं। फर्स्ट आधे डिवाइड हो जाते हैं और आधे अलग चले जाते हैं, यानी कि 4 सेल अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। 8 टायर में 4 सेल चली जाती हैं। और आपको नीचे दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर 8 सेल के बाद कि यहाँ पे जो बाहर वाली सेल्स फॉर्म्ड हुई हैं उनको हम बोलते हैं डर्मेटोजेंस, जो एपिडर्मिस लेयर बनाती हैं। और यही सेल आगे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद जब इनका डेवलपमेंट होता है तो वो हॉर्स शेप एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है। और इस तरीके से जब ये पूरा फॉर्म्ड हो जाता है तो अपर पार्ट आपको दिख गया हॉस्टोरिया, जो आपने ऊपर पढ़ा था बेसल सेल में, और नीचे वाला पार्ट जो हो गया वो बन जाता है रेडिकल और प्लूमिल पार्ट में। मीन्स कि यहाँ पे 2 कॉटिलीडर फॉर्म्ड हो गए हैं। आपको दिखा था सस्पेंसर सेल बनी थी, और यहाँ पे रेडिकल पार्ट क्या बनाता है, रूट सिस्टम, और जो प्लूमिल पार्ट है वो बनाता है शूट सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कंप्लीट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में आपको पता है कि 2 कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। इसमें 2 लेवल आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज एपिकॉटल एंड सेकंड वन इज हाइपोकॉटल। एपिकॉटल जो पार्ट होता है वो क्या बनाता है, प्लूम्यूल पार्ट में टर्मिनेट हो जाता है और क्या बनाता है, शूट सिस्टम। ऐसे ही जो बिलो पोर्शन में प्रेजेंट है पार्ट वो है हाइपोकॉटल, जो टर्मिनेट होता है रेडिकल पार्ट में और क्या बनाता है, रूट सिस्टम। इसमें आपको दिख रहा होगा कि रूट टिप कवर्ड है और उस पार्ट को हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, आपको डायग्राम में क्लियरली हो रहा होगा एकदम। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो। आपको पता है मोनोकोट एम्ब्रायो में सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होता है, इसलिए उस पार्ट को बोलते हैं स्क्यूटेलम। और जो कोटिलीडन होता है वो इसमें एक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके लोअर एंड पे रेडिकल पार्ट प्रेजेंट होता है जो रूट सिस्टम को बनाता है, और अपर एंड पे एपिकॉटल प्रेजेंट होता है जो क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। और एपिकॉटल पार्ट आपको पता है कि टर्मिनेट होकर प्लूम्यूल में डेवलप होता है, और प्लूम्यूल ही क्या बनाता है, शूट सिस्टम को बनाता है। प्लूम्यूल बहुत सारे लीव्स कंसिस्ट करता है, और वो लीव्स एक हॉलो स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती हैं, उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो इस तरीके से ये मोनोकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर होता है। मोनोकोट डायोकोट आपने दोनों एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर देख लिया है, और दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel.